अस्सलाम वालेकुम। चंद एक खबरों और तथ्यात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां न्यूयॉर्क में बुध की रात और नवंबर की 5 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और नवंबर की 6 तारीख है। नादरीन, आज थोड़ा जिक्र अमरीका और पाकिस्तान दोनों का होगा, लेकिन इब्तिदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बातचीत का दोबारा आगाज हो रहा है, जिसको फाइनल राउंड भी कहा जा रहा है इस्तांबुल में, दहशतगर्दी और दूसरे मसाइल जो दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त मौजूद है, उनके हल के लिए वो शुरू हो चुका होगा जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी या होने वाला होगा। देखना है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। अफगानिस्तान ने अपने जो उनका डेलीगेशन इस्तांबुल पहुंचा है, उनके नामों का ऐलान भी किया है। अफगान डेलीगेशन जो है उसकी सरबराही उनकी जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, अब्दुल हक वासेक, वो कर रहे हैं, जबकि इसमें रहमतुल्लाह नजीब जो कि उनके डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो शामिल हैं। अनस हक्कानी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी के छोटे भाई हैं वो शामिल हैं। जाकिर जलाली शामिल हैं। सोहेल शाहीन शामिल हैं जो कि इनके कतर में जो दफ्तर है वहाँ होते हैं। और साथ फिर कहार बल्खी जो कि इनके फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन भी हैं। जबकि अंकारा में जो उनके चार्ज डी अफेयर्स हैं वो भी शायद वहाँ पे शामिल होंगे। जबकि पाकिस्तानी डेलीगेशन की तफसीलात तो इतनी नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मालूम हुआ है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन की सरबराही आईएसआई के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात भी हैं, और ये जो मुलाकात है जो कि बुनियादी तौर पर कतर और तुर्की की सालसी के तहत हो रही है, इसका मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला चल रहा है, जिस पर पाकिस्तान ने इस वक्त एक हार्ड लाइन ली हुई है और अफगानिस्तान को सिंपल कहा है कि हमारे साथ अगर आपने निगोशिएशंस करने हैं तो सबसे पहले आपने हमें वो रास्ता दिखाना होगा जिसके जरिए आप जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है उसको रोकेंगे। और तालिबान की जानिब से भी पाकिस्तान से कुछ डिमांड्स की गई हैं, जिनमें पाकिस्तान की टेरिटरी अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होना और साथ ड्रोन फ्लाइट्स का भी बहुत ज़्यादा जिक्र है। तो इख्तलाफी नुक्ते काफ़ी हैं। इससे पहले भी जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें गरचे उसका एक अच्छा मुस्बत नुक्ता ये ज़रूर था कि जो सीज़ फायर थी वो अभी भी जारी है, लेकिन ये एक टेंस सीज़ फायर है। दोनों मुल्कों के दरमियान दोबारा झड़पें तो नहीं हुई, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम सरहदी राहदारियां बंद हैं। जो तोरखम की सरहदी राहदारी है वो यकतरफा तौर पर जो अफगान रेफ्यूजीज वापस जा रहे हैं उनके लिए तो खोली गई थी, और शायद अब भी थोड़ा बहुत सिलसिला जारी है, लेकिन बाकी हर किस्म की ट्रैफिक बंद है। तमाम तिजारत बंद है। इस इलाके में दोनों जानिब जितने भी ताजिर हैं उनको करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अब तक कम से कम $50 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है तिजारत को, लेकिन ये बहुत ज्यादा रफ एस्टिमेट्स हैं। कुछ जराये का ये दावा है कि शायद ये नंबर्स इससे भी ज्यादा हैं। तो नुकसान भी काफी ज्यादा है, टेंशन भी ज्यादा है। और एक और जो बहुत सबसे बड़ा सवाल है जो कि पहले दिन से आ रहा था और अभी भी है, और वो ये है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, होते रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि नाएतबारी दोनों में के दरमियान अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और साथ ये कि दोनों जानिब से जिस किस्म का बयानिया सामने आ रहा है, तो उससे तो बिल्कुल ये महसूस ही नहीं होता कि दोनों जानिब से किसी भी तरफ ये ख्वाहिश मौजूद है कि मामलात को नॉर्मलाइज किया जाए। यानी अगर आप अफगान तालिबान के उनके कुछ लीडरान और जो टॉप ऑफिशियल हैं उनकी जुबान सुने तो उसमें आपको कहीं भी दोस्ती का अंसर नजर नहीं आता, बल्कि वो राग छेड़ रहे हैं या वो राग अलाप रहे हैं जो कि मेरा ख्याल ये है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद बिगाड़ेंगे। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही है जो कि अपेरेंटली अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत के जो बॉर्डर पुलिस के सरबरा हैं, उनके डिप्टी है मेरा ख्याल है, अब्दुल मन्नान हसन। वो उनका एक पश्तो में वो अपने ट्रुप से कहीं किसी बॉर्डर एरिया में बात कर रहे हैं। और वहां पर बाकी तो जो नॉर्मल बात होती है जो बॉर्डर कमांडर या जो फौज के कमांडर्स होते हैं वो करते हैं कि जी हमारी कौम महफूज है आप लोगों की वजह, دي लेकिन تمسا साथ फिर حدا उन्होंने نوعي ये भी مسا خليل फरमाया راكوي دا कि जी ये जो بركة बॉर्डर है ये तो موندا आर्जी بدي है, بركة ये زواجي बॉर्डर ساخدونه नहीं هم है। نور ملكم आप مثلا बॉर्डर पर برودو नहीं تمسا पड़े हुए, حدا यानी نو गोया वो مو ड्यूरेंट ضرورة लाइन دي को मानने से इनकारी है। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान हो या कोई भी हो, उनके दरमियान जितनी भी बातचीत हो रही है, अगर उसमें ड्यूरेंट लाइन का मसला हल करने की कोई राह नहीं इख्तियार की जा रही या कोई नीयत नहीं बांधी जा रही, तो मेरा ख्याल है भूल जाएं कि यहाँ पर कभी अमन आएगा। क्योंकि अफगान तालिबान और अफगानिस्तान की जितनी क़यादत है
शुरू से लेकर आज दिन तक, वो सब के सब इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। बावजूद इसके कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बहैसियत रियासत इसी नक्शे के तहत एक्सेप्ट किया है। पाकिस्तान में उनका सफीर इसी बुनियाद पर बैठा है कि वो पाकिस्तान के इस नक्शे को तस्लीम करता है। और इसी तरह इनके दरमियान पाकिस्तान ने जितनी भी सालसी की है वह एज ए जियोग्राफिकल पाकिस्तान जो कि दुनिया के नक्शे पर है उसकी बुनियाद पर की है। और ये कि ये तमाम तालिबान के लीडरान जितने साल पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी रियासत की प्रोटेक्शन में बैठे रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने दुनिया भर में हर तरफ से हर किस्म के प्रेशर्स भी लिए, जो कि शायद पाकिस्तान की एक फाश गलती थी जिस पर आज तक किसी को सजा भी नहीं दी गई। अगर बातचीत की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ अमन आमा को मेंटेन करना है, तो फिर तो ये मेरा ख्याल है कि बस वो कहते हैं ना कि फायर फाइटिंग है। ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल तब निकलेगा जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जो बॉर्डर का मसला है ये हल ना हो। आप देखिए कि पाकिस्तान ने तो कहा है कि हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान इसको हमेशा बतौर मसला पेश करता है। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान जब तक ये मसला हल नहीं करेगा, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि पाकिस्तान को हमेशा हॉन्ट करता रहेगा और दोनों के ताल्लुकात को हमेशा प्रेशर में रखेगा। तो पाकिस्तान में क़यादत में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, वो कहते हैं जी छोड़ दें, भूल जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ये अमन आएगा। अमन का वाहिद रास्ता ये है कि रियलिटी चेक दोनों जानिब हो। साथ ये कि न सिर्फ ये कि इस बॉर्डर को महफूज बनाया जाए, बल्कि अफगानिस्तान के जो जायज़ कंसर्न है वो पाकिस्तान एड्रेस करे, और तालिबान भी वो तमाम कंसर्न्स पाकिस्तान के एड्रेस करे जो बिल्कुल जायज़ हैं, जिनमें के दहशतगर्दों को पनाह देना भी है। तो तभी बात बनेगी। ये इस वक्त जो बातचीत हो रही है, यकीनन इसमें ये एक अच्छी बात है, यानी पॉजिटिव चीज़ है, हमें इसको वेलकम करना चाहिए। ये शायद दायमी अमन लाने में कामयाब ना हो, मुझे मुश्किल लगता है। उसकी वजह यह है कि जब तक इस किस्म के बयानात आप सुनते रहेंगे कि उनके बॉर्डर सिक्योरिटी के टॉप ऑफिशियल्स खुलकर अपने जवानों को कह रहे हैं कि जी ये तो बॉर्डर नहीं है, ये तो एक आर्जी लकीर है। और फिर हालिया दिनों में ऐसे नक्शे भी सामने आए हैं जिसमें कि पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरा ख्याल है कि इश्तियाल फैलाती हैं। पाकिस्तान में अगर इस पर कोई एतराज़ करता है तो बिल्कुल दुरुस्त है, और अफगानिस्तान में अगर कोई ये काम कर रहा है तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ठीक नहीं करना चाहता। तो मेरा ख्याल है कि दोनों जानिब जब ये बातचीत होगी तो आई एम श्योर कि इस पर भी बात होनी चाहिए। जब तालिबान से बात की जाती है वो कहते हैं जी कि ये तो हमारे कौम का मसला है, कौमें हल करेंगी। ये एक मुनाफिकाना पॉस्चरिंग है। मेरा ख्याल है कि इसको हल करें और आगे चलें, क्योंकि अफगानिस्तान ये भूल जाए कि ये जो बॉर्डर है ये चेंज कर सकता है। ना ही पाकिस्तान की ये ख्वाहिश होनी चाहिए, जिस तरह एक ज़माने में पाकिस्तानी जर्नलों की थी कि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तहत यहाँ पर अब उन्होंने अफगानिस्तान को एक सूबा समझा हुआ था। वो दौर गुजर चुका। लेकिन अब दौर ये भी है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की बॉर्डर्स हैं उनको अफगानिस्तान के साथ उनकी जानिब से जो भी क्लेम्स हैं उनको ख़त्म करके मामलात को दोबारा रीसेट किया जाए। यही अच्छा मौका है कि इसमें एक अच्छा रीसेट लाया जाए और ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बहुत करीबी यानी इनका ताल्लुक है, जनरेशनल ताल्लुक है, और इसको इस तरीके से ख़राब नहीं होना चाहिए। जिसके ऊपर पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है, तो ये एक पाकिस्तान वाहिद नहीं है, बल्कि आज रूस की जो सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं सरगई शोइगु, उनका एक बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान को रीजनल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल करना जरूरी है, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क हैं अफगानिस्तान की जानिब से। शोइगु ने यह भी कहा कि जो फाइटर्स और एक्सट्रीमिस्ट हैं वो और दहशतगर्द हैं, वो अफगानिस्तान की जानिब से मुसलसल रशिया और सेंट्रल एशिया के लिए एक खतरा है। यानी ये पाकिस्तान नहीं, बल्कि ये रशियन एक सीनियर ऑफिशियल अब बता रहा है, ये वो बात कर रहा है कि हमारे लिए ये एक सीरियस खतरा है, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि तालिबान के साथ ताल्लुकात को ऐसा बनाया जाए कि वो यहाँ पर मौजूद हर किस्म के दहशतगर्दों को रोकें, ताकि रशिया और सेंट्रल एशियन ममालिक को खतरा कम से कम हो। अब चलते हैं थोड़ा अमेरिका की जानिब। यहाँ न्यूयॉर्क में जो नौ मुंतखब मेयर हैं ज़ोहरान ममदानी, उनके हवाले से कल उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की थी। उसका कुछ हिस्सा मैंने कल आपको सुनाया भी था, जिसमें उन्होंने सर ट्रम्प को काफी क्रिटिसाइज भी किया था, बहुत ललकारा था उसमें उनको। तो आज सर ट्रम्प का जवाब आया है। सर ट्रम्प कहते हैं कि कम्युनिज्म जो है वो न्यूयॉर्क में काम नहीं करेगी, इसने कभी भी काम नहीं किया, कभी कामयाब नहीं हुई। और दूसरा ये कि ममदानी का खिताब जो था ये बहुत गुस्से से भरपूर था, ये सर ट्रम्प का कहना है। तो लगता है कि जब ममदानी कह रहे थे कि सर ट्रम्प मुझे यकीन है कि आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो लगता है कि सर ट्रम्प ने वो तकरीर देखी थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि
जो ममदानी की विक्ट्री है, ये बुनियादी तौर पर इसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा, चूंकि रिपब्लिकन्स के लिए एक बहुत बुरी रात थी। रिपब्लिकन्स ने जो वर्जीनिया की गवर्नरशिप है वो हारी, और वहाँ पर डेमोक्रेटिक खातून जो है एबिगेल स्पैनबर्गर, वो जीती हैं, वहाँ की पहली खातून गवर्नर मुंतखब हुई हैं, जबकि मिकी शेरिल वो न्यू जर्सी की गवर्नर मुंतखब हुई हैं। तो इस पर ट्रम्प का कहना था कि इसकी बड़ी वजह भी डेमोक्रेट्स हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट शटडाउन है उसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। यानी सर ट्रम्प ने जो रिपब्लिकन पार्टी की डिफीट है उसका भी इल्जाम डेमोक्रेटिक पार्टी पर लगाया, क्योंकि हुकूमत मुसलसल बंद है। 1 अक्टूबर से अमेरिका के मुख्तलिफ वफाकी इदारे बंद हैं, और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। उसका भी मैं बाद में जिक्र भी करूंगा। और साथ ही आज ममदानी ने एक 4 मेंबर ट्रांजिशन टीम का भी ऐलान किया है। ये चारों खवातीन पर मुश्तमिल है। इसकी सरबराही मरिया टोरे स्प्रिंगर कर रही हैं, जो कि एक ज़माने में फर्स्ट डिप्टी मेयर भी रही हैं न्यूयॉर्क शहर की। फिर साथ यूनाइटेड वेज, जो एक बहुत बड़ी नॉन प्रॉफिट है, फलाही कामों के लिए मशहूर है, उसकी सीईओ ग्रेस बोनीला को उन्होंने एक उसका मेंबर बनाया है। साथ फॉर्मर डिप्टी मेयर फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज मेलानी हर्जॉग, उनको भी इसका मेंबर बनाया है। और साथ फिर लीना मलिहा खान, जो कि साबिक सदर बाइडन के दौरे हुकूमत में फेडरल ट्रेड कमीशन की सरबराह थी और जो पाकिस्तान नजाद हैं, उनको भी इसका मेंबर बनाया है। जो लीना खान है, ये बुनियादी तौर पर इनकी उम्र भी बहुत कम है, 36 साल इनकी उम्र है, लेकिन ब्रिलियंट समझी जाती हैं। और ये मशहूर है, इनकी बहुत ज्यादा लोग दोनों तरफ, यानी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों में इनका बड़ा एहतराम किया जाता है, गर्चे इनके मुखालिफिन भी रिपब्लिकन पार्टी में बहुत हैं। लेकिन ये मशहूर है कि ये बड़ी कंपनियों के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्शंस लिए, और जो बड़ी बिग कॉरपोरेशंस हैं उनके खिलाफ ये हमेशा से कानून साजी बनाने और नए कवानीन लाने में और नए रेगुलेशंस लाने में उसके लिए मशहूर है। तो उनका लाए जाना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगता है कि ममदानी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कोई बड़े रिफॉर्म्स लाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। लीना खान का आना इसी की बहुत बड़ी गमाजी करता है। लीना खान, जिसे मैंने अर्ज किया कि बुनियादी तौर पर ये पैदा बरतानिया में हुई थी, और उसके बाद फिर न्यूयॉर्क की रॉकलैंड काउंटी में ये इनकी परवरिश हुई, क्योंकि इनके पेरेंट्स फिर यहाँ आ गए थे, अमेरिका आ गए थे। साथ ही पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर है। और आप यानी पाकिस्तानी अखबारात में तो इस पर काफ़ी यानी हेडलाइंस वगैरह थी इस पर, लेकिन आई विश कि इस पर थोड़ी ज़्यादा बात होती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक खबर मैं इसे कहूँगा। खबर ये थी कि पीआईए के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने हड़ताल की। हड़ताल की वजह बहुत अहम थी। उन्होंने हड़ताल का ऐलान इसलिए किया कि उन्होंने कहा कि हम इन जहाज़ों को, जिनकी हम मेंटेनेंस करते हैं, उनके हम एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट्स नहीं देंगे। यानी हम इन जहाज़ों को परवाज के काबिल नहीं समझते, क्योंकि इनके अंदर सेफ्टी इश्यूज हैं। इनमें जो जो लोग मुसाफिर जो इन पर सफ़र करते हैं, उनकी जिंदगियों को खतरा लाहक हो सकता है। इन्होंने ये जो स्ट्राइक थी, इसका ऐलान इन्होंने 3 नवंबर को किया। उसके बाद फिर बातचीत के बाद फिलहाल लगता है कि मामला हल हो गया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये एक बहुत बड़े मसले की तरफ निशानदेही कर रहा है। क्योंकि अगर इंजीनियर्स ये आकर कहें कि ये जहाज यानी परवाज के लिए सेफ नहीं है, और इंतजामिया ये कहे कि जनाब ये इलीगल स्ट्राइक है, और ये बेसिकली हमारी प्राइवेटाइजेशन की जो टॉक्स हैं, यानी पीआईए को जो प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये उसको सैबोताज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये वो यानी एक बयानिया है जिसकी मजीद तहकीक होनी चाहिए। क्योंकि पीआईए की हालत सबको मालूम है। मैं देख रहा था कि यानी जो ये इंजीनियर्स ने जो नुक्ता उठाया है, ये नुक्ता बहुत ज्यादा अहम है, और इस पर थोड़ी तवज्जो नहीं बल्कि इस पर तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होनी चाहिए। आई विश कि इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हो कि पाकिस्तान के जो जहाज हैं, इनके हवाले से जो इंजीनियर्स ने ये दावा किया है, ये किस हद तक दुरुस्त है। यानी इसकी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर लें, ये भी काफ़ी है, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का मामला है। और ये जो जिन्होंने ये स्ट्राइक की थी, सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान, ये एक बाकायदा तंजीम है, उनकी जानिब से ये किया गया था। तो यकीनन हो सकता है इसमें कहीं सियासत भी हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ज़्यादा थॉरो। ये उससे भी ज़्यादा सीरियस मामला है, जो कि इमरान खान के दौर में उस वक़्त के एविएशन के वजीर ने कहा था कि जी बहुत सारे पीआईए के पायलट्स के जो लाइसेंसेज हैं, वो यानी ये अंडर क्वालिफाइड हैं, ये सारे के सारे जाली हैं। और उसके बाद फिर आपने देखा कि पीआईए की परवाज़ों पर पाबंदी लग गई, बरतानिया के लिए अभी हाल ही में शुरू हुई हैं, और शायद न्यूयॉर्क के लिए भी शुरू हो जाए।
لیکن یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اس وقت پی آئی اے کی جو اس وقت فلیٹ میں کیا کیا شامل ہے اور کتنے پرانے جہاز ہیں، ایوریج ایج کیا ہے. تو جو میں نے کچھ تھوڑا یعنی تحقیق کی، اور اگر کسی کے پاس مزید معلومات ہو تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ پلیز کامنٹس میں ضرور اس کو شامل کیجئے. لیکن جو میری معلومات ہے اس کے مطابق اس وقت پی آئی اے کے پاس 32 جہاز ہیں، جن میں سے کہ ایئر بس A320 12 ہیں، اور یہ بنیادی طور پر ریجنل روٹس اور ڈومیسٹک کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کے پاس 8 بوئنگ 777 ہیں. پی آئی اے ان جہازوں کو لانگ روٹس اسپیشلی کینیڈا، یورپ وغیرہ کے لیے استعمال کرتی ہے. پھر ساتھ دو ATR 42 ہیں، وہ جو ہیں لوکل یا چھوٹے جو ڈیسٹینیشن ہیں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. پی آئی اے کی جو یہ جو جہاز جن کے میں نے آپ کو ذکر کیا، یعنی 777، جو کہ لانگ ہال جہاز کہلائے جاتے ہیں، یعنی لمبی ڈیسٹینیشن پر جاتے ہیں جیسے کینیڈا، یورپ وغیرہ، یہ تقریباً 21 سال پرانے ہیں. یہ پی آئی اے میں 2004 14 جنوری 2004 کو انڈکٹ ہوئے تھے. اس کے بعد پھر کوئی نئے جہاز نہیں آئے. اسی طرح جو سب سے نئے جہاز پی آئی اے کے فلیٹ میں ہیں، وہ 3 ستمبر 2013 کو شامل کیے گئے تھے. یہ ایک فلیٹ تھا ایئر بس A320-214، یہ جہاز ہے ایئر بس کا جو کہ شامل ہوا تھا. تو اس میں پھر بعد میں انہوں نے کچھ شاید لیز پہ بھی کچھ جہاز لیے. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو پی آئی اے کی جو ایوریج فلیٹ کی لائف ہے تو وہ کوئی 18 سال ہے. یعنی ایوریج جہاز کی جو زندگی ہے اس وقت کتنے پرانے ہیں، تو وہ 18 سال پرانے ہیں. پھر میں کمپیئر کر رہا تھا کہ دنیا کی باقی ایئر لائنس کے ساتھ کیا صورت حال ہے. تو ایئر انڈیا، یاد رکھیے کہ یہ ایگزیکٹ کمپیریزن پی آئی اے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ باقی ایئر لائنز نے اپنے جو فلیٹس ہیں ان کو کس طریقے سے مینٹین کیا ہوا ہے، یعنی ایج کے حساب سے. تو ایئر انڈیا جس کے پاس 186 جہاز ہیں، اور ان کی ایوریج لائف جو ہے وہ تقریباً 8.5 سال پرانے جہاز ہیں ان کے پاس. جبکہ بیمان بنگلہ دیش ایئر لائن جو ہے، جو بنگلہ دیش کی ایئر لائن ہے، اس کے پاس ٹوٹل 20 جہاز ہیں، اور ان کی ایوریج لائف جو ہے یعنی جتنے پرانے ہیں وہ 11.1 سال پرانے جہاز ہیں ان کے پاس. ایتھیوپین ایئر لائن، ایتھیوپیا بہت بڑی ایئر لائن ہے، ان کے پاس 145 جہاز ہیں، اور ان کی ایوریج جو یعنی لائف ہے وہ اس وقت 8.7 سال پرانے ہیں، تقریباً 9 سال کر لیں، یا تھوڑا 8.5 سال سے زیادہ پرانے جہاز ہیں ان کے پاس. سری لنکن ایئر لائن جس کے پاس 23 جہاز ہیں، ان کی جو اس وقت جتنے پرانے جہاز ہیں تو کوئی 12 سال پرانے جہاز ہیں ان کے پاس ایوریج، یہ ایوریج ہے. جبکہ مالدیوین ایئر لائن کے پاس بھی 23 ہیں، لیکن ان کے پاس چھوٹے جہاز ہیں، پرانے جہاز ہیں، ان کے پاس کوئی 31 سال پرانے جہاز ہیں. جبکہ بڑے وہ کیریئر جو کہ پاکستان کے روٹ پر زیادہ نظر آتے ہیں، ان میں قطر ایئر ویز ہے. تو قطر ایئر ویز کے پاس 233 جہاز ہیں، اور ان کی ایوریج لائف جو ہے وہ کوئی 10 ساڑھے 10 سال پرانے جہاز ہیں ان کے پاس ایوریج. اسی طرح اتحاد ایئر ویز کے پاس 116 جہاز ہیں، جن کی ایوریج جو پرانے ہیں وہ کوئی 8.5 سال پرانے ہیں. اور اسی طرح ایمریٹس کے پاس 270 جہاز ہیں، اور ان کی ایوریج جو لائف ہے یعنی جتنے پرانے جہاز ہیں وہ 11.1 سال پرانے ہیں. جبکہ نیپال ایئر لائنس کے پاس صرف 6 جہاز ہیں، اور ان کی ٹوٹل لائف جو ہے وہ تقریباً 20 سال پرانے جہاز ہیں ان کے پاس. تو گویا پاکستان ایئر لائن جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے، اب آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان پی آئی اے میں انویسٹ کرے یا فوراً اس کو پرائیویٹائز کرے. کیونکہ موجودہ حالت میں اگر انجینئر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی ایئر وردینس کا سرٹیفکیٹ دینے سے ہچکچا رہے ہیں، تو دس از ویری ویری سیریس. اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی جہازوں ہی کی بات ہو رہی ہے تو امریکہ میں بھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ امریکہ میں 1 اکتوبر سے ابھی تک حکومت بند ہے. آج وہ یہ 36واں دن ہے کہ حکومت بند ہے، بڑے ادارے بند ہیں. تو فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن جو کہ وفاقی ادارہ ہے، اور یہ ایئرپورٹس کے انتظامات کو چلاتی ہے، جو ایئر ٹریفک کنٹرولرز ہیں ان کو چلاتا ہے، وہاں پر لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی کیونکہ ظاہر ہے حکومت بند ہے تو تنخواہیں نہیں مل رہی. اور اس کی وجہ سے اب اس کا امپیکٹ ایئر ٹریفک پر آ رہا ہے. آج فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے اعلان کیا ہے کہ اس جمعے سے وہ ملک کی کم از کم 40 میجر مارکیٹس جو ہیں، یعنی 40 میجر شہر جو ہیں یا ڈیسٹینیشن جو ہیں، وہاں پر جو فلائٹس ہیں ان کی تعداد میں 10% کٹوتی کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی ہے. کیونکہ اگر آپ کو میں صرف ایک مثال دوں کہ جو شکاگو کا اوہیئر ایئرپورٹ ہے، وہاں سے روزانہ کوئی 1200 سے زیادہ فلائٹس جاتی ہیں وہاں پر. اندازہ یہ ہے کہ جمعے کے بعد اگر یہ ایئرپورٹ اس مارکیٹ میں شامل ہے جو کہ امپیکٹ ہوگی، تو شاید وہاں سے 121 فلائٹس کم ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تھینکس گیونگ کا ٹریول سیزن آ رہا ہے، ابھی تھینکس گیونگ کا جب چھٹیاں آئیں گی، تہوار ہے بہت بڑا امریکہ بھر میں، خاندان جو ہیں وہ ان کی ری یونین ہوتی ہے، لوگ دور دور کا سفر کرتے ہیں، تو شاید اس دوران لوگوں کو بڑی مشکلات ہوں. کیونکہ
ٹی ایس اے کی جانب سے جو ان کے آفیسرز ہیں وہ بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں، اور وارننگ یہ ہے کہ شاید جو ایئرپورٹ پر جو ٹریول کے جو مسائل ہیں یہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھیں اگر ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوتا جس کے تحت پیسے ریلیز ہوں اور ان کو تنخواہیں ملیں اور حکومت دوبارہ کام شروع کرے۔ جب تک یہ کام نہیں شروع ہوگا لگتا یہ ہے کہ امریکی ایئرپورٹس پر بھی معاملات میں کچھ بگاڑ آنے والا ہے، یہ خدشہ ہے، اور یہ ایف اے اے کی جانب سے وارننگ ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔